अब एक दो टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास इन हिस्ट्री एंड 55% स्टूडेंट पास इन हिंदी। ठीक हो गया। हिस्ट्री में 65% बच्चे पास हैं और हिंदी में 55। 5% स्टूडेंट फेल इन बोथ। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया उसने, देखिए यहाँ पर पास दिया, यहाँ पर पास दिया और 5% फेल दे दिया बोथ में ना। इसमें हम क्या कर लेंगे, यहाँ से फेल निकाल देंगे, तो ये क्वेश्चन जो उसने घुमाया था हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। वैसे भी पास ही पूछ रहा है तो हमें एक में भी फेल लग जाए, पता चल जाए तो यहाँ से निकल जाएगा। देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री पास फेल, ठीक है। और दूसरा क्या है, हिंदी, हिंदी पास फेल। हिस्ट्री में पास कितने हैं 65%, तो फेल कितने हो जाएंगे 100 माइनस 65, 35%। ऐसी 55% स्टूडेंट पास इन हिंदी। ऐसी हिंदी में कितने हैं 55%, फेल कितने हो जाएंगे 45%। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने बोथ में हमको 5% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ दे रखा है, तो हम इनको भी फेल में कैलकुलेट कर लेंगे और ऐसी वेन डायग्राम बना के इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा। देखिए यह है हिस्ट्री, फेल कितने हिस्ट्री में फेल 35%। और यह है हिंदी, हिंदी में फेल कितने हैं 45%। और दोनों में फेल कितने हैं 5%, 5%। अब देखिए हिस्ट्री में 35% फेल थे, लेकिन जो इसमें से 5% हिंदी में भी फेल हैं, तो सिर्फ हिस्ट्री में फेल कितने हो गए 30%। और ऐसी हिंदी में 45% फेल थे, लेकिन इसमें से 5% जो है वो हिस्ट्री में भी फेल है, तो सिर्फ हिंदी में फेल कितने हो गए 40%। तो क्या बोल रहा है वो, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। एक में भी फेल है, दोनों में पास होना है बोल रहा है ना, एक में भी फेल है मतलब फेल है। तो हमको तीनों पता है, दोनों में फेल भी पता है और एक एक में भी फेल पता है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो फेल हो गए, मतलब दोनों में से एक में भी फेल है तो फेल है ना, हमें दोनों पास निकालना है। तो देखिए तो टोटल फेल कितने आ गए, फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आ गया हमारे यहाँ से 30, यहाँ पर जोड़ ही देता हूँ 30 + 40 + 5, 30 + 40 + 5 75%। 30 और 40 70 5 75, 75% हो गए। तो फेल, तो पास कितने हो जाएंगे, फेल है 75%, तो पास कितने हो जाएंगे 100% माइनस 75%, 25% यहाँ पर क्या है पास है। बस इस क्वेश्चन में हमने ये ध्यान देना था कि उसने बोथ वाला अगर फेल दिया है तो इनको भी, आप ये पास वाले नहीं है तो इनको भी, मतलब तीनों को एक ही में बनाना है, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, पास में भी बना के कर सकते थे आप। क्वेश्चंस जनरली ऐसे ही आते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे देगा आपको, 3 वाला दे देगा, 3 सब्जेक्ट वाला दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के हिसाब से उतना टाइम होता नहीं वहाँ पे। अगर इसमें 3 वाला देगा या इससे ज़्यादा वाला देगा, 3 वाला देगा तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन देगा वैसे जनरली हो। चलिए देखते हैं कैसे देगा। इन एन एग्जामिनेशन 20% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स। अब बड़ा क्वेश्चन है तो इसको लिखते रहते हैं, ठीक है। फेल वाला दिया है तो मैथ, फेल पास, पास की जरूरत हमें पड़ सकती है बाद में, तो इसलिए भी फेल पास दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। 20% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स, इसमें फेल कितने हैं 20%। 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने % बच्चे फेल हैं 15% फेल इन इंग्लिश। 25% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन हिंदी, हिंदी में 25% बच्चे क्या हैं फेल हैं। इफ 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स प्लस इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हैं
5%। एंड 10% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश प्लस हिंदी में कितने परसेंट बच्चे फेल हैं? 10%। 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। मैथमेटिक्स एंड हिंदी में 15% बच्चे क्या हैं? फेल हैं। ठीक हो गया। एंड 2% स्टूडेंट फेल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, यानी मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी में 2% बच्चे तीनों में फेल हैं। मतलब ये 2% बच्चे तीनों में ही फेल हैं। मैथ और हिंदी में इन दो सब्जेक्ट में 15 ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन दे दिया हमको। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु हैव पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए, किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल होगा, ऑल द 3 सब्जेक्ट में पास बोल रहा ना, हमें क्या चाहिए यहाँ पे? जो तीनों में फेल हुआ है ऐसे बच्चे भी चाहिए, जो 2-2 के कॉम्बिनेशन में फेल हुए हैं ऐसे बच्चे भी चाहिए, और जो सिर्फ मैथ इंग्लिश और किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हुए हैं ऐसे बच्चे भी चाहिए। अगर हमें सारे ऐसे बच्चों की संख्या पता चल जाए तो टोटल 100 में से इनको घटा देंगे, जो ऐसे बच्चे निकल जाएंगे जो तीनों में पास हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर बनेंगे 3 सर्कल, जैसे अभी तक 2 सर्कल बन रहे थे ना। इसको बना लेते हैं मैथ्स का सर्कल। ठीक है। मैथ्स में फेल कितने हैं? 20%। इंग्लिश, इसको ये बना लेते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में फेल कितने हैं? 15%। इसको बना लेते हैं हम हिंदी का। हिंदी में फेल कितने हैं? 25%। अब देखिए, अब तीनों में इसमें ये जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, यहाँ पर हमारे तीनों ओवरलैप कर रहे हैं ना, और सब जगह दो कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये 2 सर्कल कर रहे हैं, यहाँ पर ये 2 सर्कल कर रहे हैं, यहाँ पर ये 2 सर्कल कर रहे हैं, और ये तीनों सर्कल यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। यानी ये फेल का ग्राफ बना रखा है हमने। तो इस फेल के डायग्राम में मैथ, इंग्लिश और हिंदी के बच्चे कहाँ पर फिट हो रहे हैं? यहाँ पे 2% बच्चे तीनों में फेल हैं। ठीक हो गया। अब ये देख लिया, मैथ और हिंदी में कितने हैं ये वाला हमने सेट कर दिया। मैथ्स और हिंदी में 15% बच्चे फेल हैं। देखिए, मैथ्स और हिंदी का सर्कल कौन सा है? इसको मैं मार्कर मेरे पास दूसरा है, उससे भी करता हूँ। ये देखिए, ये मैथ्स है, ठीक है, और ये वाला हिंदी है। तो मैथ्स और हिंदी, ये वाला पोर्शन आ रहा है, मैथ्स और हिंदी जो दोनों वाला पोर्शन है, लेकिन उसमें से 2% हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये 2% तीनों में फेल हैं। तो अब मैथ्स और हिंदी में 15 में से 2 यहाँ पर आ गया, तो बच्चे कितने यहाँ पे? 13। देख लीजिए ना, मैथ्स और हिंदी में टोटल 15 फेल हो गए। उन 15 में से 2 किस में फेल है? मैथ्स और हिंदी के साथ इंग्लिश में भी फेल है। तो सिर्फ मैथ और हिंदी में फेल बच्चे कितने हैं? 13% है। समझ गए? ऐसी इंग्लिश और हिंदी में कितने बच्चे फेल हैं? 10% बच्चे फेल हैं। ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है। यानी इतने वाले एरिया में 10% बच्चे फेल हैं। 10% बच्चे फेल हैं, लेकिन उन 10 में से 2 मैथ में भी फेल हैं, क्योंकि वो तीनों सब्जेक्ट में फेल है ना। 2 में तो था ही, तीसरे में भी फेल है, तो 2% ये आ गए। 10 में से 2 गया, 8% यहाँ पर आ गया। सिर्फ अगर वो पूछे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में कितने फेल हैं, 8% बच्चे फेल हैं। ठीक है। अब मैथ और इंग्लिश का भी देख लेते हैं ऐसी। मैथ्स का ये रहा, इंग्लिश का ये रहा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? इस वाले पोर्शन की, ये 2 सर्कल यहीं पर ओवरलैप कर रहे हैं ना। ये है 5%। लेकिन मैथ और इंग्लिश के साथ उन 5% में से 2% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल हैं। तो तीनों ओवरलैप में आ जाएंगे, और इन दोनों के ओवरलैप में 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3% यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए? अब सिंगल देख लीजिए। मैथ में 20% फेल थे, उसमें से 13 + 2 15 और 3 18। तो सिर्फ मैथ में कितने बचे? 2% जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। 20 में से 13 लोग मैथ के साथ हिंदी में भी फेल हुए हैं, 3 लोग मैथ के साथ इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, और 2 लोग मैथ के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। ये 2 लोग हैं जो मैथ, हिंदी, इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, और सिर्फ मैथ में 2। ऐसे ही हिंदी में अगर 25% बच्चे फेल हुए थे,
तो उनमें से 2 हिंदी के साथ साथ मैथ और इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, 13 हिंदी के साथ साथ मैथ में भी फेल हुए हैं, और 8 हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। तो सिर्फ हिंदी में कितने बच गए? 8 और 2 10, 13, 23, 25 में से 23 गया, 2%। 2% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में देख लीजिए। अब इंग्लिश में 15% बच्चे फेल हुए हैं, 8 2 10, 13 तो हमारे आ गए, तो 2 यहाँ पर कितने बच गए? ऐसे ही 2% यहाँ पर भी बच गए। अब देखिए सारे फेल बच्चों का सब पता चल गया हमको। अगर पूछे कि इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं कितने हैं? 2 + 2 + 2, 6% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एक में फेल हुए हैं, या तो मैथ में फेल हुए हैं, या तो इंग्लिश में फेल हुए हैं, या तो हिंदी में फेल हुए हैं। तो और तीनों में फेल हुए हैं 2%, मैथ इंग्लिश में फेल हुए हैं 3%, इंग्लिश हिंदी में फेल हुए हैं 8%, हिंदी मैथ में फेल हुए हैं 13%। अगर मैं इन सबको जोड़ लूँगा तो मेरे को ऐसे बच्चे पता लग जाएंगे जो एटलीस्ट एक में फेल है, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल है ना। मेरे को वही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट में पास होना है, मतलब उसको किसी एक में भी फेल नहीं होना है। अगर हमको ऐसा पता चल जाए जो कम से कम एक में फेल हो, तो हम उसमें 100 में से घटा देंगे तो तीनों में पास वाला निकल जाएगा ना। अब इन सबको जोड़ देते हैं। देखिए किसी एक सब्जेक्ट में भी पता चल जाए ना, फेल इन एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। 2 2 2 6, 6 और 8 14, 15 16, 16 और 3 19, 19 और 13 32%। तो पास कितने हो जाएंगे? पास इन ऑल 3, 100 - 32 = 68%। इसका आंसर है 68%। ठीक हो गया? अब एक टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, स्पेंडिंग वाले। इनकम वाले हमने लास्ट उसमें कर लिए थे, अब ये स्पेंडिंग वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन ग्रोसरी एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मंथली हाउस रेंट, और मैन लेफ्ट विथ ₹8400, व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। देखिए इस वाले क्वेश्चंस में एक ही चीज़ नोटिस करने वाली है, जैसे हमने वो इलेक्शन वाले क्वेश्चन में देखा था अभी, नॉट वैलिड वैलिड वाले जो हमने क्वेश्चन देखा था कि कुछ 10% वोट इनवैलिड हो गए थे। तो ऐसे ही क्या बोल रहा है ये रिमाइंडर में। अब देखिए मान लेते हैं 100 रुपये कमाता था, हम तो अपने रेशियो में करेंगे, 100 रुपये कमाता था, या 100% मान लीजिए, 100 रुपये ही मान लीजिए। आफ्टर स्पेंडिंग 20% हिज सैलरी ऑन ग्रॉसरी, तो उसने ग्रॉसरी में कितना स्पेंड किया? 100 का 20% यानी 20 रुपये खर्च किया। ग्रॉसरी में खर्च किया 20, 100 का 20%, 20 रुपये उसने किस में खर्च किया? ग्रॉसरी में। तो उसके बाद बचा कितना? 80। अगर यहाँ पे लिखा होता एंड 30% ऑफ रिमाइंडर नहीं लिखा रहता, एंड 30% ऑफ द सैलरी ऑन मंथली हाउस लिखा रहता, तो 100 में से 30 रुपये खर्च करता, लेकिन वो बोल रहा है रिमाइंडर। बचे में से उसने 30% किस में किया? हाउस रेंट में। अब 80 का 30% निकालना है हमें, 80 का 30% यानी 24 रुपये। 24 रुपये उसने किस में खर्च किए? हाउस रेंट में। हाउस रेंट में उसने खर्च किए 24 रुपये। अब 80 में से 24 गया, 80 में से 20 गया 60, 60 में से 4 गया 56 रुपये बचे उसके पास अब। लेकिन वो क्या बोल रहा है? उसके हिसाब से बचे हैं 8400 रुपये। व्हाट इज़ द मंथली सैलरी? हमारे हिसाब से 100 थी मंथली सैलरी। अब देखिए रेशियो क्या है? 100/80 रेशियो 56, लेकिन 56 नहीं बोला, वो बोला 56 बराबर कितना है? 8400। 8400, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 100, यही बोल रहा है ना। इसमें बस नोटिस करने वाली बात ये थी कि उसने बोला था रिमाइंडर। 100 में से उसने 20 रुपये खर्च किए, 80 बचे। अब 80 का 30% उसने हाउस रेंट में खर्च किया है। 80 का 30%, 100 का 30% नहीं निकालेंगे, 80 में से 30 माइनस नहीं करना है, 80 में से 80 का 30% माइनस करना है।
अब हमारे हिसाब से बच रहे हैं उसकी सैलरी में से 56 रुपये, उसके हिसाब से बचेंगे 8400 रुपये। तो अगर हम 56 बराबर 8400 करते हैं तो 100 बराबर निकल जाएगा हमारा। एक बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 56, डिवाइडेड बाई 56। 100 की वैल्यू निकालनी है, इंटू 100, इंटू 100। ये समझ नहीं आया तो इसको करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए हमारे हिसाब से क्या है, 56 को हमने कितना बनाना है, 8400। ये रेशियो चल रहा है ना सब, जो भी वैल्यू आएगी वो भी इसी रेशियो में आएगी। 100, 80, 56, हमारा भी 100, 80, 56 है, जो हम निकालेंगे वो भी इसी रेशियो में आएगा, यानी 100 रेशियो 56 होगा। 56 बराबर 84, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 56, डिवाइडेड बाई 56 करेंगे दोनों जगह, क्या आ जाएगा 8400 बाई 56। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी इंटू 100, इधर भी इंटू 100। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 8400 अपॉन 56 इंटू 100। अब देखिए पॉइंट में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे कट रहा है किसी से, ठीक है। 8 से काट देते हैं, 8 7 56, 8 कम 8, 8 पंचे 40, 0। 7 से 7 कम 7, 7 पंचे 35, 0। तो इसका आंसर आ गया 1530। इसका आंसर है 1530। बस जो ध्यान देने वाली बात थी, इसमें लिखा था रिमाइंडर ऑन द मंथली हाउस रेंट। जनरली गलती क्या कर लेते हैं हम, 100 में से 30 माइनस कर देते हैं। अब देखिए अगर आप ये करेंगे ना 15,000, देखिए रेशियो में कर रहे हैं, अगर इसकी 15,000 है, अब देखिए पहले 15,000 का 20% माइनस कर दिया, अब 15 दूना 30 निकाल लेते हैं, 15,000 इंटू 20%, तो 15 दूना 30, 00, 3,000 माइनस हो जाता है इसमें, 3,000 ही ग्रॉसरी में खर्च करते हैं यहाँ से, तो बचता कितना, 12,000। अब 12,000 का 30% ये खर्च करता है किसमें, हाउस रेंट में। 12,000 का 30% खर्च करता हाउस रेंट में, यानी बर्तियन 3600 रुपये खर्च करता। 12,000 में से 3600 घटाइए आप, 8400 आएगा। ये भी कर देते हैं 3600, 0 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8। तो रेशियो सेम रहना है। आप इसको 100 की जगह इसको आप 1 मान लो, 50 मान लो, 80 मान लो, 1 लाख मान लो, रेशियो हमेशा 100, 80, 56, 100, 80, 56 यही आएगा, ठीक है। इस रेशियो को और काट दो 2 से, कुछ भी मान लीजिए, मतलब इसलिए हम सारी मैथ्स को हम कोशिश करेंगे कि हम रेशियो में ही करें, ठीक है। Raju spent 10% and 20% of his income on transport and food respectively। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड बोल रहा है, मतलब 100 का 10, अगर हम 100 मानेंगे तो 10 और 20, 30 रुपये खर्च कर रहा है सिंपली वो, क्योंकि रिमाइंडर नहीं बोला ना उसने, रिमेनिंग का कुछ नहीं बोला है। ही स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, उसके बाद वो रिमेनिंग बोल रहा है, इनकम ऑन द क्लोथिंग। ही सेव रेस्ट ऑफ हिज इनकम, हिज सेविंग इज रुपीज़ इतना, देन व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर। अब जो भी निकालना होगा देख लेंगे। तो क्या मान लेते हैं हम, 100 रुपये कमा रहा है, उसने बोला है कि 2 चीज़ों में खर्च कर रहा है 100 का ही हो। 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड, ट्रांसपोर्ट और फूड में कर रहा है 100 का 10% 10, 100 का 20% 20। तो उसने रिमेनिंग वगैरह कुछ नहीं बोला ना यहाँ पे, तो टोटल उसने खर्चा अभी तक कितना कर दिया, 30, ठीक है। यहाँ तक टोटल खर्चा कितना कर दिया, 30। इसके बाद बोल रहा हूँ रिमेनिंग, तो उसके बाद बचा कितना पैसा बच गया, 70। ही स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग। अब इसका रिमेनिंग 30% ऑफ 70 का 30% 7 यानी 21 होगा। 21 रुपये वो खर्च कर रहा है क्लोथिंग में। क्लोथिंग में कितने पैसे खर्च कर रहा है, 100 रुपये कमा रहा है तो 10 रुपये ट्रांसपोर्ट में, 20 रुपये फूड में और 21 रुपये क्लोथिंग में खर्च कर रहा है। ही सेव रेस्ट ऑफ हिज इनकम, उसके बाद वो बचा रहा है, तो कितने बच गए भैया, 70 में से 21 गया, 70 में से 20 गया 50, 50 में से 1 गया 49 रुपीज़ उसके पास बच गए हमारे हिसाब से। लेकिन वो बोल रहा है इफ हिज सेविंग इज 26,460,
बोल रहा है उसकी सेविंग कितनी है 26460। हमने 49 को कितना बनाना है 26460 और क्या कैलकुलेट करना है देन व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। फूड एंड क्लोथिंग में हमने करना है यानी 20 + 21 41 की वैल्यू हमें पता करनी है। फूड एंड क्लोथिंग में कितना खर्चा कर रहा है 41 रुपये। 49 की वैल्यू पता चल गई हमें तो 41 की भी चल जाएगी। कैसे चलेगी देखिए 49 बराबर कितना है 26460 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोनों ओर 49 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा और 41 बराबर कितना हो जाएगा इंटू 41 तो 41 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है देखिए पॉइंट में कुछ भी नहीं है आंसर में, इसका मतलब 49 से पूरा कट रहा होगा, लेकिन 49 का मेरे को आता नहीं है तो 7 से काट देते हैं। 7 7 49 7 21 54 7 7 49 7 8 56 0 7 5 35 बचा कितना 7 को 28 0 यानी कितना आ गया 540 × 41 यानी 54 × 41 0 बचेगा हमारे पास 54 4 को 16 हासिल 1 4 5 20 21 0 था 4 6 5 11 2 2 आंसर है 22140। इसमें पूछता अगर 100% की वैल्यू पूछता तो यहाँ पर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता, मतलब कितनी इनकम थी। ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च किया पूछता तो इंटू 10 कर देता। अगर 49 की वैल्यू पता लग गई तो मैं 70 की भी निकाल सकता हूँ, 20 की भी निकाल सकता हूँ, 10 की भी निकाल सकता हूँ, 100 की भी निकाल सकता हूँ, किसी चीज़ की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। थोड़ा सा घुमा देगा, बस आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, अ मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ। चैरिटी में करने के बाद बचे हुए पैसे को रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रिस्पेक्टिवली, मतलब दे रहा होगा उसको। ठीक है द रेस्ट डिवाइड्स इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर्स। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए 100 थी उसकी वेल्थ। ठीक है चैरिटी में उसने दिया 30, 100 में से 30% मतलब 30 रुपये उसने चैरिटी में दे दिया तो बचा कितना 70 रुपये बचा हमारे हिसाब से। अब वो बोल रहा है 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ। रिमेनिंग वेल्थ कितनी है उसकी 70 में से 30% और 25% उसने अपनी वाइफ और सन को दे दिया। वाइफ और सन को दे दिया। द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग नहीं बोल रहा उसने, द रेस्ट। इन दोनों को देने के बाद रेस्ट को उसने अपनी 3 डॉटर्स में इक्वली डिवाइड कर लिया, यानी 70 के 5 टुकड़े कर रहा है। D1 D2 D3। ठीक है 70 के 5 टुकड़े कर रहा है। देखिए परसेंटेज में कर रहे हैं अभी हम। 30% तो उसने वाइफ को दिया, 25% किसको दे दिया सन को दे दिया। 30 + 25 यानी 55% उसने अभी तक दे दिया है। अब 100 में से 55% माइनस करूंगा तो 45% बचा। 45% उसने तीनों डॉटर्स में इक्वली बांटा है। 45/3 15 ईच आ जाएगा। 15 ईच कैसे आ जाएगा तो D1 को मिला 15% ऑफ 70। ठीक है 15%, D3 को भी मिला 15%। अब देखिए अब वो बोल रहा है कि एक लड़की को मिला 42 लाख, यानी 15% की वैल्यू कितनी है 42 लाख। तो 15% की वैल्यू मेरे को पता चल गई। 70 क्या है अभी इस केस में 100% है। अगर 15% की वैल्यू पता चल गई, अगर 100% की वैल्यू निकलेगी तो क्या निकलेगी 70, क्योंकि 70 क्या है 100% है ना। 100% ही इस परसेंट में डिवाइड हो रहा है तो 70 की वैल्यू निकल जाएगी। यही लॉजिक है यहाँ पे बस। अगर 70 की वैल्यू निकल गई तो क्या पूछ रहा है वो वेल्थ। 70 की वैल्यू निकल गई तो 100 की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो देखिए 15% अगर 42 लाख है, देखिए 30 + 25 कितना हुआ 55 और 3 45 100। 100% है किसका 70 का, तो 100% निकल गया तो 70 की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो 15% बराबर अगर है 42 लाख में ही, और लाख में ही चल रहा है सब चीज़। 1% बराबर कितना आ जाएगा 42/15 और दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 100%। 5 से
5 तियाँ 15, 20 पंचे 100, 3 से कट गया, 14 तियाँ 42, 14 दूना 28, यानी 280। 100% की वैल्यू है, लेकिन 100% कितना है 70, तो 70 की वैल्यू क्या है, मतलब 280 है। ठीक है, 70 की वैल्यू 280, तो 100 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। अब 70 बराबर 280 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 280/70, और 100 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों 100 से मल्टीप्लाई। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप सीधे कर सकते हैं। 70 बराबर 280, तो 280/70 इंटू 100, 7 चक्को 28, तो इसका आंसर है 400 रुपये, 400 लाख, मतलब 4 करोड़ की उसकी वेल्थ थी। बस इसमें ध्यान ये देना है, जैसे रिमेनिंग बोला है ना उसने, 70 का रिमेनिंग उसने बांटा है 5 टुकड़ों में। उसके बाद बोला है द रेस्ट मतलब उसके बाद इन दोनों को देने के बाद उसके पास जितना बचा, कितना बचा, 70 में से अगर 30% इसको दे दिया, 25% इसको दे दिया, तो 45% बचा ना। 45% उसने अपने तीनों डॉटर्स में बांट दिया। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एक और क्वेश्चन लेते हैं। राजू's working hour per day were increased by 15% and his wages per hour were increased by 20%. By how much percent did his daily earning increase? देखिए, उसको मतलब पैसा कैसे मिल रहा है, पर घंटे काम करने पे मिल रहा है ना, वेजेस पर आवर, यानी उसकी अर्निंग कितनी होगी, जितने घंटे काम करेगा और जितने घंटे उसकी हर घंटे का उसको जितना पैसा मिल रहा है, यही कॉन्सेप्ट है उसमें। उसकी अर्निंग कितनी होगी, नंबर ऑफ आवर्स इनटू इनकम पर आवर, यही तो है ना, वेजेस पर आवर या इनकम पर आवर। देखिए, तो यहाँ पे 2% दे रखे हैं हमको, कितना, पहला है 15%, दूसरा है 20%। इनके फ्रैक्शन हमको पता है, 15% का क्या है, 5 का होता है 1/20, तो 15 का इंटू 3 हो जाएगा 3/20, और ऐसी 20 का तो 1/5। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किए हुए हैं सब। तो देखिए, अर्निंग क्या है, नंबर ऑफ आवर इंटू, अब देखिए राजू वर्किंग आवर्स इंक्रीज बाय 15%, यानी पहले वो 20 घंटे काम करता था, तो आज प्लस कर देंगे 23 घंटे काम करेगा। पहले 20 घंटे काम करता था, तो अब कितने घंटे काम कर रहा हो, 23 घंटे। और वेजेस पर आवर वर इंक्रीज बाय 20%, तो वेजेस कैसे बढ़ रहा है, वेजेस बोल लो या इनकम पर आवर बोल लो, कैसे बढ़ रहा है, 20% से। यानी पहले 5 पर घंटा कमाता था, तो आज 6 पर घंटा कमाएगा। पहले 5 पर आवर कमा रहा था, आज 5 + 1, क्योंकि 1 5 का कितना परसेंट है, 20%, और 3 20 का कितना परसेंट है, 15%। ये पहली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो पहले 5 कमाता था, तो 6 कमाता था, तो अर्निंग पहले कितनी होती थी, 100, अब कितनी हो रही है, 6 3 18 से 1 6 2 12 13, 138 हो रही है। बाय हाउ मच % डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज, 100 पता चला, 100 में से 38 बची है, तो 38 मतलब हो गया ना, कितना बढ़ रहा है, 38 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, पुरानी पे, तो आ गया 38%। ठीक है, तो परसेंटेज के हमने लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सब यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर किसी टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास, देखिए कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम ही रहने वाला है, हम पूरी अर्थमेटिक को रेशियो से हम सॉल्व कर देंगे। हमने परसेंटेज को भी क्या करा, रेशियो में फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, उसके बाद रेशियो की प्रॉपर्टी से ही हम पूरी परसेंटेज सॉल्व कर ली, बिना फॉर्मूले, हमने कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया ना। तो ऐसे हम मैथ्स में, पूरी अर्थमेटिक में कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाला है, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, और रेशियो से ही हम पूरी मैथ्स सॉल्व कर देंगे। अगली क्लास में हम कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, परसेंटेज चल ही रहा है, तो अगली क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।